हेलो दोस्तों, पीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में अपन ने राजस्थान जीके के ऊपर पढ़ा था। इस बार अपन इंडिया जीके के ऊपर कुछ पढ़ेंगे। इंडिया जीके में अपन देखेंगे भारतीय संवैधानिक इतिहास, भारत का जो संविधान बना था उसका इतिहास किस तरह से रहा हुआ है वो अपन देखेंगे, ठीक है। और इसमें भी अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सन, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और उसके सीधे उस साल में क्या हुआ है उसके ऊपर जो भी है उसका नाम के आधार पर पढ़ेंगे। तो अपन अभी देखेंगे कि 1600 ईस्वी से अपन लेके चलेंगे जो कि 2000 तक आते थे, सन 2000 तक आते थे। जो जो अपने भारतीय संविधान में हुआ है, जो जो चीजें जुड़ी है, जो जो चीजें मतलब हटी है, वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें 1600 ईस्वी से शुरू करते हैं। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने अपनी स्थापना की, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में भी व्यापार पूर्ण रूप से भारत में शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्थापना करके तो चले गए, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं ली मुगलों से। उस समय मुगलों का शासनकाल था, इसलिए उनको मुगलों से अनुमति लेनी थी। तो 1608 में फर्स्ट अंग्रेज था जो भारत आया, और जो कौन है फर्स्ट अंग्रेज भारत आया? हॉकिंस आया और उसने व्यापार की अनुमति लेने के लिए बात की मुगलों से। तो हॉकिंस को याद कैसे करेंगे? हॉकिंस एक कुकर भी आता है, उससे अपन को याद हो जाएगा कि फर्स्ट अंग्रेज कौन सा, कुकर का नाम से याद आ जाएगा हॉकिंस 1608 में भारत आया और उसने व्यापार की अनुमति लेने के लिए प्रयास किए। फिर उसके बाद में उसको पूर्ण रूप से अनुमति नहीं मिली। फिर अपन देखेंगे 1615 में सर टॉमस रो है जो कि मुगलों के शासनकाल में जहांगीर से मिलने आया। 1615 में किसका शासन था? जहांगीर का। और उसने टॉमस रो ने पूर्ण रूप से अनुमति प्राप्त कर ली कि आप भारत में आ सकते हैं, भारत में आके पूर्ण रूप से जो भी व्यापार करना चाहे कर सकते हैं। तो पूर्णतः व्यापार की अनुमति प्राप्त किसने की? सर टॉमस रो ने 1615 में। किससे की? जहांगीर से की। उसके बाद में जब उनको व्यापार करने लगे तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ना कोई जगह भी दो जहाँ पे हम अपना व्यापार अच्छे से कर सके, रह सके। तो उन्होंने एक कोलकाता शहर की स्थापना कर दी। कोलकाता शहर की स्थापना कब की? 1700 ईस्वी में। 1700 में उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता शहर की स्थापना कर दी। उसके बाद में धीरे धीरे उनकी नीति तो व्यापार करने की तो बिल्कुल नहीं थी, उनकी नीति थी पूरे भारत पे राज करने की। तो जैसे ही मुगलों का अंतिम मतलब शासक, एक तरह से इसके बाद में काफी शासक हुए, लेकिन जो मुख्य रूप से एक बड़ा शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु 1707 में हुई। और उसके बाद में एक तरह से भारत में मुगल शासन समाप्ति माना जाता है। तो उसके बाद में अंग्रेजों को पता चल गया कि अब तो मुगलों का शासन का अंत हो चुका है, अब अपन अच्छे से भारत में राज कर सकते हैं। तो 1707 के बाद में अंग्रेजों का मतलब भारत पर प्रभाव बढ़ने लग गया। उसके बाद में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये जो दो युद्ध है 1757 और 1764 का, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ और बक्सर का युद्ध कब हुआ। डेट पूछते हैं, किसके बीच हुआ, सीधा पूछते हैं। तो आपको ये दोनों ही याद रखने। 1757 प्लासी का युद्ध सुराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सुराजुद्दौला इसमें हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जिसपे मैंने राइट का टिक लगाया वो जीत गया। तो अपन देखेंगे कि प्लासी का युद्ध 1757। इसको याद कैसे करना है? 1857 आप सबको याद है, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति को मतलब भारत की प्रथम क्रांति किसने कहा? वीर सावरकर ने, ठीक है। और ये 100 साल पहले हुआ है। प्लासी का युद्ध कितने साल पहले है? 100 साल। 1857 से 100 साल पहले 1757 में है। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और यहाँ पर मेजर मुनरो। अब इसको भी याद रखने की ट्रिक देखो। मेजर है, कोई एक मेजर है, वो बक्सा रखता है। क्या रखता है? बक्सा आप समझ गए, लकड़ी का बक्सा रखता है। और वो लकड़ी कौन सी है? शीशम की लकड़ी है। तो शीशम है। सिराजुद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इनका फर्स्ट अक्षर देखो शीशम। तो शीशम, ठीक है। इस शीशम की लकड़ी कौन रखता है? शीशम की लकड़ी का बक्सा कौन रखता है? मेजर। तो अपने को ये याद होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और वहां पे मेजर मुंडो। और इसमें भी राइट कटिंग मैंने मेजर मुंडो पे लगाया, मतलब मेजर मुंडो जीत चुका है, ठीक है। उसके बाद में ये दो बड़े युद्ध जीत चुके हैं अंग्रेज। तो अब उनको ये लगने लग गया कि भारत में मुगल शासन समाप्त हो चुका है और अपन दो बड़े युद्ध भी जीत चुके हैं, तो अब अपने को हराने वाला कोई नहीं है। तो वो भारत पे राज करना शुरू कर चुके हैं। तो अब वो भारत पे राज करेंगे तो अपने नियम बनाएंगे, अपने कायदे कानून लागू कराएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया। इसमें अपने अंदर जो भी भारत के अंदर जो भी सुधार करने थे, अपन सिर्फ बाहर से पढ़ेंगे कि कौन सा एक्ट कब आया, कौन सा एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी तो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में पूरा पढ़ना होगा तो आप मुझे अलग से कमेंट करके बताना, ठीक है। तो 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। उसके बाद में 1774 में कोलकाता, जो जिस शहर की स्थापना की थी ना 1700 में, उसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट बना दिया, जहां पे 1+3 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की। एक मुख्य न्यायाधीश जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना, सर एलिजा इम्पे, उसको भारत का प्रथम कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए। ठीक है, कोलकाता प्रेसिडेंसी, यहाँ पे इन्होंने कोलकाता को राजधानी बना दिया, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय बना दिया, सारा काम इन्होंने कोलकाता में बनाया। ठीक है, उसके बाद में 1784 में पिट्स नाम का एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी कौन था? पिट्स। उसने खुद के नाम से एक एक्ट और पारित किया, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद में 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट के समय अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया? रणजीत सिंह पंजाब का राजा था, उसके साथ में अमृतसर की संधि की। तो लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह अमृतसर की संधि की 1813 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद में 1833 में जो चार्टर एक्ट है उसका नाम क्या रखा गया? द्वैध शासन। द्वैध शासन क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, इसीलिए इसको द्वैध शासन बोलते हैं। तो ठीक है, 1833 में द्वैध शासन की मतलब एक्ट आया। और 1834 उसके बाद में जैसे जैसे वो शासन करने लगे तो उनको ये भी लगने लगा कि अब अपनी भाषा भी यहाँ पे बोली जानी चाहिए, अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए टीबी मैकाले ने 1834 में कार्य करना प्रारंभ किया। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में किसको माना जाता है? टीबी मैकाले को माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे के सन और उनके से रिलेटेड चीजें देखते हैं। जैसे अपन ने 1853 से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, 1853 में डलहौजी अंग्रेज अधिकारी कौन था? डलहौजी था। उसने व्यक्तिगत नीति लागू की। व्यक्तिगत नीति क्या होती है? राज्य हड़प नीति को ही व्यक्तिगत नीति बोलते हैं। जैसे किसी भी राज्य में उत्तराधिकारी ना रहो, कोई राजा का उत्तराधिकारी पुत्र ना हो, तो वो क्या करते थे? अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेते थे और उसे दत्तक पुत्र लेकर के उसका आगे का कार्यभार संभालने का आदेश नहीं देते थे। वो कहते थे अगर आपके दत्तक पुत्र होगा तो हम आपका राज्य हड़प लेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यक्तिगत नीति लागू की डलहौजी ने 1853 के एक्ट में। उसके बाद में 1857 में क्रांति हो गई। ये आपको सभी को ध्यान है। 1857 में क्रांति क्यों हुई? मंगल पांडे ने सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था। उसके बाद में ये क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। और ये क्रांति खत्म कब मानी जाती है? जब 18 अप्रैल 1859 में तांत्या टोपे को फांसी दी जाती है। उसके बाद में इस क्रांति का समापन माना जाता है। ठीक है, ये क्रांति के ऊपर कभी अपन और डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक बार मोटा मोटा अपन 1857 की क्रांति का ऊपर डालेंगे। उसके बाद में 1858 का जो एक्ट था उसमें भारत शासन अधिनियम, उसे भारत शासन अधिनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद में भारतीयों के लिए अच्छे दिन, एक तरह से बोले ना, अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें व्यक्तिगत नीति को भी बंद कर दिया गया था। जो शासन था वो कंपनी से हटा करके विक्टोरिया महारानी ने अपने अंडर में ले लिया था। और उसके बाद में उसके अलावा व्यक्तिगत नीति समाप्त कर दी। उसके अलावा भारत के अंदर 3 विश्वविद्यालय खोले गए। विश्वविद्यालय कहाँ खोले गए? मद्रास, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों जगह पे विश्वविद्यालय खोले गए। उसके अलावा भारतीयों को भी नौकरी में आरक्षण के अलावा जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करके भारतीयों को भी नौकरी में पद देने लगे। ठीक है, उसके बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना मानी थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। और किस लिए की? सेफ्टी वॉल के रूप में। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछते हैं कि सेफ्टी वॉल के रूप में किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना। मतलब अंग्रेज अधिकारी के पास में सीधा डायरेक्ट आम आदमी ना जा पाए, उनके पास कोई उनका नेता आ पाए, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन करके उन्होंने, आज जो बांग्लादेश है वो एक टाइम में बंगाल अपने भारत के अंदर आता था, उसको पूर्वी बंगाल और अभी जो पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल, इस 2 भागों में बंगाल को बांटा। तो उसको बोलते हैं भंग आंदोलन। और यह इसके अंतर्गत बंगाल का विभाजन किया गया। उसके बाद में 1906 में मतलब उन्होंने कुल मिला के सभी चीजों का विभाजन करना के सोच लिया था। पहले बंगाल का विभाजन किया, उसके बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करके मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग करने के लिए, विभाजन करने के लिए कार्य करना शुरू किया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। उसके बाद 1907 में उन्होंने सूरत का विभाजन किया। और उसके बाद में उन्होंने 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले और मिंटो नाम के 2 अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने एक मार्ले मिंटो एक्ट लाए। और उस एक्ट का कार्य भी यही था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन किसको? मुस्लिमों को उन्होंने पृथक रूप से निर्वाचित करने के लिए प्रणाली का स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि आप अपना ही नेता, मुस्लिम नेता ही चुने, मुस्लिम नेता ही खड़ा करें और मुस्लिम एरिया में मुस्लिम नेता ही बनेगा। इस प्रकार उन्होंने एक तरीके से मुसलमानों को, हिंदुओं को और मतलब पूरी भी जातिगत जो भी भारत में जातियां थी उनको सबको बांटने का काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में 1911 में दिल्ली में राजधानी शिफ्ट करी। अपन ने पहले पढ़ा था कि 1700 के आसपास कोलकाता शहर की स्थापना की गई। और उसके बाद में 1774 के अंदर कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। उसी टाइम उनको राजधानी बनी गई। लेकिन 1911 में उन्होंने सब कुछ दिल्ली में शिफ्ट किया। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट लिए, दिल्ली को ही राजधानी बनाई। क्यों? क्योंकि उस समय
अंग्रेजों का एक राजा जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली आ रहा था। इस वजह से उन्होंने दिल्ली में सब कुछ शिफ्ट कर दिया, तो दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली में ही सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे लिए। उसके बाद में अपन देखेंगे कि गांधी जी का युग का शुरुआत कब से मानी जाती है? 1915 से। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से एडवोकेट की पढ़ाई कर करके भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ठीक है। और 1915 को गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, उसके बाद में गांधी जी के युग का शुरुआत माना जाता है। उसके बाद में होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसने किया? गांधी जी ने किया। गांधी जी राजनीतिक रूप से सक्रिय, मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय कब से हुए? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से। उसके बाद में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है जो अपने देखेंगे। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट क्या था? आम आदमी की स्वतंत्रता का हनन। आम आदमी की स्वतंत्रता का हनन कैसे था? ना वो वकील कर सकता, ना अपील, ना दलील। ना वकील, ना अपील, ना दलील, मतलब ना वो वकील कर सकता है, ना अपील कर सकता है, ना वो अपनी दलील रख सकता है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया। उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ। उसके खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ कि भाई इस तरीके से ये नियम तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो भी 1919 में हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग वाली जगह पे जनरल डायर ने विभत्स हत्या करवाई और उसके बाद में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद में अपन देखेंगे 1922 में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ जो कि गोरखपुर यूपी में, ठीक है, ये गोरखपुर स्टेशन यूपी में हुआ। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की। ये जो मैं सीधे सन बोल रहा हूँ और सीधे नाम बोल रहा हूँ वो आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। 1923 स्वराज पार्टी। 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की एक विशेषता बताता हूँ। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस हर साल अधिवेशन करती थी और उसके बाद में अधिवेशन करती थी तो अपने अध्यक्ष में चुनती थी। तो एक बार गांधी जी को भी अध्यक्षता का पद संभाला। वो कौन सा अधिवेशन था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। 1925 में सरोजनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। भारत की एकमात्र महिला जो थी, महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष, वो सरोजनी नायडू थी। उससे पहले एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा चुका था, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष याद रखना है 1925 सरोजनी नायडू, और ये भारत की राज्यपाल भी रही, यूपी की राज्यपाल भी रहे हुए हैं। 1927 में साइमन कमीशन आया। 7 इसमें सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। तो अपने इनको याद रखना 1927 में 7 आ रहे हैं, 7 सदस्य साइमन कमीशन, 6 से साइमन कमीशन और 7 ही सदस्य आए थे और सारे के सारे अंग्रेज थे। तो अपन ने विरोध किया कि सारे ही अंग्रेज है तो हमारी बात कौन रखेगा उस कमीशन के अंदर। तो साइमन गो बैक के नारे लगे गए। साइमन गो बैक 1928। साइमन गो बैक 1928 में पुरजोर विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की। नेहरू जी ने अध्यक्षता की और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी के दिन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया रावी नदी के तट पर। उसके बाद 1930, 31 और 32 ये 3 साल है और तीनों साल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकारी कौन थे? एक तो भीमराव अम्बेडकर और एक गंगा सिंह जी, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी, और भी अन्य भी व्यक्ति थे। लेकिन ये तीनों सम्मेलन में, मतलब ये पूछा जाए ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सम्मेलन में जो व्यक्ति गए वो कौन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर और गंगा सिंह जी थे। 1930 में दांडी मार्च हुआ, ठीक है, मार्च में हुआ, ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ नमक के लिए, ठीक है। और उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ये पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ? ये पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। और अब अपन आगे के देखते हैं। तो अब अपन आगे के एक्ट देखेंगे, आगे के अधिनियम देखेंगे। तो 1935 का एक्ट, जिसको भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, इसको भारत शासन अधिनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भारत से रिलेटेड बहुत सी चीजें जुड़ गई थी। जैसे भारत शासन अधिनियम में एक तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, ये अपने को याद रखना है। उसके अलावा भारत का लगभग 75% जो संविधान अभी है उसका 75% हिस्सा इसी से लिया गया, मतलब ये भारत के लिए फायदेमंद था, इसीलिए इसको भारत शासन अधिनियम बोलते हैं। उसके अलावा इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 विशिष्ट
खंड इसमें विशिष्ट परिशिष्ट इसमें बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सब इसमें भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद 1939 में होम रूल लीग की आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन था। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और उसने कहा कि अब भारत आजाद होने वाला है तो आप अपनी संसदीय कमेटी बना लीजिए और जो भी आपको जिस हिसाब से व्यवस्था करनी है तो उसके लिए कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो देखो 1935 में भारत शासन, 1939 में होम रूल, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन, 1947 में भारत आजाद हो गया, ठीक है। ये अपन 1600 से लेकर के 1947 तक भारत की आजादी तक बात कर ली। अभी अपने को और भी कुछ पढ़ना है, संविधान के अंदर और भी कुछ हुआ था तो वो भी अपन आगे देखते हुए चले गए। तो उसके बाद 1947 में भारत आजाद, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली और एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी गई, ठीक है। और 1950 में योजना आयोग की स्थापना की जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाती है। 2015 से उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, पहले उसे योजना आयोग के नाम से जाना था। योजना आयोग का काम क्या था? भारत में आगामी कार्यों के लिए योजनाएं बनाना और सरकार को सुझाव देना योजना आयोग का काम था। 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू की। पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। 1951 में पंचवर्षीय योजना। 1952 में फर्स्ट आम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव कब हुआ था? प्रथम 1952 में। 1955 में हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया। हिंदी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन किसको बनाया गया? फजल अली को बनाया गया। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें भारत में राष्ट्रीय आपात लगा था, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध। 1965 में भारत पाक युद्ध, इसमें भी आपात लगा था। 1970 में फर्स्ट बार लोकसभा को भंग किया गया था। 1970 में फर्स्ट बार लोकसभा भंग। 1971 में बांग्लादेश को आजाद, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद करवाने में सहायता करवाई थी, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश आजाद। 16 अगस्त 1971 को बांग्लादेश की आजादी हुई है। 1972 में शिमला समझौता। 1972 में शिमला समझौता। 1974 में परमाणु परीक्षण। फर्स्ट परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर। 1975 में राष्ट्रीय आपात आंतरिक अशांति के आधार पर कि भारत के अंदर की जो तत्व है उसके आधार पर लगाई गई राष्ट्रीय आपात 1975 में भारत के अंदर लगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। ये कभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रखो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। 1984 के बाद 1992 और 93 में पंचवर्षीय पंचायती राज और नगर निकाय का लागू किया गया। पंचायती राज और नगर निकाय की व्यवस्था लागू की गई। गांव के स्तर पर तो पंचायती राज और शहरी स्तर पर नगर निकाय की व्यवस्था लागू की गई। 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण और तीसरी बार परमाणु परीक्षण दोनों इसी समय हुए। तो 1998 में परमाणु परीक्षण दोबारा हुए पोखरण के जैसलमेर में। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। 2000 में मानवाधिकार आयोग का युद्ध हुआ, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार अपन ने 1935 से लेकर के ये 2000 तक के देख लिए और अपन ने शुरू से लेकर अब तक 1600 से लेकर के 2000 तक के सन तक का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसका सफर तय किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा और मैंने पूरे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारे फैक्चुअल डेटा को इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया और एक दो बार आप वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।